A warm welcome to all of you. सभी का स्वागत है। हम पढ़ते हैं कुछ क्विक टिप्स NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कंटेंट्स कुछ यूं हैं: इंट्रोडक्शन, नोबेल प्राइजेस, एप्लीकेशन, रीमन स्प्लिटिंग, मैग्नेटोजाइडिक रेशियो, लार्मर फ्रीक्वेंसी, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस वेव एंड पल्स स्पेक्ट्रोमीटर और रिलैक्सेशन प्रोसेसेस। तो नोबेल प्राइजेस इसमें जो मिलने शुरू हुए वो 1902। जीमन इफेक्ट, ये एक माइलस्टोन था, एक मील का पत्थर साबित हुआ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के लिए। फिर इसके बाद ही फिजिक्स में 1943 में ऑटो स्टर्न, 44 में राबी और इसिडोर, 52 में फेलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड एम पर्सेल USA, और इन्होंने डिस्कवर करी नई मेथड्स NMR की। पर इस सब के पीछे का इतिहास जो है ये 1902 से लेकर 1944 तक। इसके बाद शुरू हुए नोबेल प्राइजेस केमिस्ट्री में NMR के लिए, जिसमें रिचर्ड R अर्नेस्ट स्विट्जरलैंड, इन्होंने डेवलप करी एक टेक्निक फॉर हाई रेजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 2002 में वर्थरिच स्विट्जरलैंड के ही उनको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे उन्होंने 3 डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर, वो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स इनका डिस्कवर करा, और यहीं से धीरे धीरे सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट NMR का था वो शुरू हुआ। क्योंकि विज्ञान और समाज परस्पर एक दूसरे के लिए जो है महत्वपूर्ण है। विज्ञान जब तक जुड़े ना समाज से, तो उसकी एप्लीकेशन ना हो। और हम देखते चले आए हैं कि इसी से आज इतनी चीज़ें विकसित हुई हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में लॉटरबर्ग USA और पीटर मैन्सफील्ड यूनाइटेड किंगडम, इनको जॉइंटली मिला फॉर सर्टेन डिस्कवरीज, कुछ एक खोज जो इन्होंने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI उसमें की। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं। फूडोमिक्स, ये एक नया फील्ड है, एक ब्लेंड है कहना चाहिए, एक किस्म से समावेश है फूड साइंस और न्यूट्रिशनल रिसर्च का, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर, जिसमें कि हाई रेजोल्यूशन मैजिक एंगल स्पिनिंग HRMAS NMR टेक्निक्स जो है यूज करी जाती है कैरेक्टराइजेशन के लिए, किसके, सॉइल कंपोनेंट्स, प्लांट टिश्यूज, जो सब एग्रीकल्चर के लिए महत्वपूर्ण है। मेडिसिन NMR इन मेडिसिन, जिसमें कि ट्यूमर्स, हीमाटोमास और दूसरी पैथोलॉजीज, इनका जो है उसमें यूज होता है इनके लिए। और बाकी सभी साइंसेस, फिजिक्स हो, बायोलॉजिकल साइंसेस हो, और हम क्योंकि केमिस्ट हैं तो हमारे लिए केमिस्ट्री, जिसमें कि हम केमिकल स्ट्रक्चर्स और उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी मदद से हम उनकी खोज करते हैं या उन पर प्रकाश डाला जाता है। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ NMR। सबको मालूम है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एटसेट्रा, ये सब जो है स्पिन करते हैं अपनी एक्सिस पे, और स्पिन्स जो हैं वो पेयर्ड होती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। तो न्यूक्लियस जो है क्या होता है, उसका नेट स्पिन जो होता है वो 0 होता है। अब ये जो स्पिनिंग बॉडीज हैं, इनमें क्या है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर जो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है इसके लिए, ये क्या बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, कि कितने हमारे पास स्पिन स्टेट्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर बराबर हैं तो स्पिन नहीं होती है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगी। और हाफ इंटीजर स्पिन कब होती है, हाफ या 3/2 या 5/2, जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का ही जो है सम वो ऑड होता है। और अगर दोनों का सम जो है इवन आता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये दोनों ही जोड़ करके दोनों ऑड आते हैं, तब तो क्या होगा, हाफ इंटीजर। लेकिन अगर प्रोटॉन्स भी ऑड हैं और न्यूट्रॉन्स भी ऑड हैं, उस केस में 1 2 3 ये स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है। इसका यूज देखें हम,
कि ओवरऑल स्पिन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल स्पिन कितने ओरिएंटेशन होते हैं हमारे न्यूक्लियस के, वो है 2i+1, जहाँ i हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। और जब तक कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसमें ना अप्लाई हो, सारे ओरिएंटेशन जो हैं वो डिजेनरेट होते हैं, सबकी जो है एनर्जी बराबर होती है। लेकिन जैसे ही बात करें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की, जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये जो एनर्जी लेवल जो अभी तक डिजेनरेट थे ये स्प्लिट हो जाते हैं। यहाँ कोई फील्ड नहीं है तो डिजेनरेट जितने स्पिन्स हैं उनकी एक ही एनर्जी है। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगाते हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें क्या होगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। क्यों स्प्लिट होगा? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल B0। ज्यों ही ये स्प्लिट हुआ तो देखिए ओरिएंटेशन जो अभी तक ये प्लस हाफ माइनस हाफ ये सब स्कैटर्ड थे हर डायरेक्शन में, एक ही एनर्जी थी इनकी, डिजेनरेट थे। अब ये है प्लस हाफ ओरिएंटेशन स्पिन का, ये है माइनस हाफ, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है डेल्टा ई। मतलब कि इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और तब जाके ये प्लस हाफ जो है ये फ्लिप होके माइनस हाफ इस स्टेट में पहुंचा। इसको बोलते हैं जीमन स्प्लिटिंग, जीमन इफेक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण एक मील का पत्थर जो कि साबित हुआ हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के विकास में। तो डेल्टा ई की वैल्यू ये है h इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू B0। अब हम इनका विश्लेषण करेंगे धीरे धीरे। h सबको मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट, B0 मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, पाई अगेन अ कांस्टेंट। ये क्या है यहाँ गामा, ये है हमारा जायरो मैग्नेटिक रेशियो, या जिसको मैग्नेटो जायरिक रेशियो ये भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारे पास दो स्टेट्स आए प्रोटॉन के, क्या आए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूक्लियस के अंदर की, प्रोटॉन की। क्यों प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं उसके स्पिन स्टेट्स, प्लस हाफ और माइनस हाफ। जैसे ही ये एस्टैब्लिश हो गए प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ये जब हम अप्लाई करेंगे तो अपने आप ही हमारे क्या होने लगेंगे, ट्रांजिशन। इसका मतलब है एनएमआर बहुत फर्क नहीं है बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से। जैसे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हमने पढ़ी, जैसे कि आईआर हो, यूवी हो, सब में एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सैंपल एब्जॉर्ब करता है किसी भी फ्रीक्वेंसी रीजन में जिसमें कि उसमें वो चेंजेस हो। और यहां जब हम बात कर रहे हैं एनएमआर की, ये भी उसी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, बस सिर्फ यहाँ क्या है, जो स्पिन कर रहा है, जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो हमारे न्यूक्लियाई के बीच में। तो फंडामेंटल जो एनएमआर इक्वेशन होता है वो क्या है, न्यू इज इक्वल टू गामा अपॉन 2 पाई इंटू B0। B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करी गई है। जैसे ये फील्ड अप्लाई हुई, प्लस हाफ माइनस हाफ, दो स्पिन स्टेट्स आ गए। दो स्पिन स्टेट्स में नीचे से ऊपर के ट्रांजिशन के लिए क्या चाहिए हमें, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में चाहिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। ये रेडिएशन जो है ये किसके बराबर होती है, ये हमारा है फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन। तो ये न्यू ये इसके बराबर क्यों होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि डेल्टा ई किसके बराबर होता है, h इंटू, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू h। डेल्टा ई इसके बराबर होता है, ठीक है। अब क्योंकि न्यू जो है, इससे अगर हम पहले जाएं, देखिए तो न्यू टर्म हमारी कैसे, डेल्टा ई इसके बराबर है, ठीक। ये है मैग्नेटो जायरो रेशियो, और डेल्टा ई किसके बराबर है, h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब यह क्या हुआ
कि V H हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि H तो कॉमन है, H इसमें भी कॉमन हो गया, और H डेल्टा E इसमें भी कॉमन है, ये भी H न्यू के बराबर है, और ये जो हमारा ये वैल्यू है डेल्टा E, ये इसके बराबर भी है। तो H इसमें भी है और H इसमें भी है, वो कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली क्या आया हमारा इक्वेशन कि V इज इक्वल टू गामा अपॉन 2 पाई इंटू B0, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज द जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ये हमारी अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ है, ये बढ़ रही है, वैसे वैसे ही ये डेल्टा ई के बीच का, यहाँ इतना है डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस, फिर ये इतना बढ़ा और ये इधर ऊपर को गया, इधर हम एक्सटेंड करें तो ये नीचे को गया। जब फील्ड अप्लाई करी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होता चला जाएगा। फिर अभी यहाँ पे इतना है, फिर इतना है, फिर यहाँ इस और इस पोर्शन का ये दिखा रखा है इतना है, और अगर इसको और एक्सटेंड करें तो ये एनर्जी जो डिफरेंस है ये फिर और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, जो डिफरेंस है बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स, वो निर्भर करता है कि हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। External magnetic field increases, delta E also increases. Gyromagnetic ratio increases, delta E also increases. ये जो है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, आगे हम देखेंगे कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की। हर एक न्यूक्लियाई की अलग होती है, एक वैल्यू अलग अलग होती है अलग न्यूक्लियाई की। यहाँ हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो इसकी एक सेट वैल्यू होती है। अब जब फ्रीक्वेंसी है वो 100 मेगाहर्ट्ज, वो हमें लगानी पड़ती है जब हमारा फील्ड स्ट्रेंथ जो है टेस्ला में 2.35 टेस्ला हो। 2.35 टेस्ला क्या है, ये है हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट है, ये न्यूक्लियाई के लिए कांस्टेंट है। हमारा न्यूक्लियाई जो इस केस में क्या है, प्रोटॉन है। हम कर रहे हैं 1 HNMR की बात, तो उस केस में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी लगेगी, कितनी फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए अगर हमारी इतनी फील्ड स्ट्रेंथ हो, या वाइसी वर्सा कि अगर इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए इतना फील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए होगा, जिससे कि हमारा ये बैरियर डेल्टा ई जो है ये पूरा हो जाए। तभी यहाँ से जब इतनी एनर्जी मिलेगी, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, तभी ये स्पिन की जो है फ्लिपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, ये एनर्जी स्टेट है। और इधर हमारी जो एक्स एक्सिस है वो लगातार बढ़ती हुई मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब हमें ये मालूम है कि जो न्यूक्लियस है, अब क्योंकि हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो खुद से ही कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा, एक ये उसकी एक्सिस है, ये उसमें स्पिन कर रहा है, दिस पार्टिकल, इट विल जनरेट अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मोमेंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द स्पिन आई, जो उसका स्पिन स्टेट है आई उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो कांस्टेंट है ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये वैल्यू जो है निर्भर करती है हम कौन सा न्यूक्लियस ले रहे हैं। हम यहाँ पीएमआर की बात कर रहे हैं, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटोजाइरिक रेशियो, और ये हर एक न्यूक्लियस के लिए, प्रोटॉन के लिए अलग होगा, कार्बन के लिए अलग होगा, फास्फोरस के लिए अलग होगा, फ्लोरीन के लिए अलग होगा, एटसेट्रा। बट माइंड यू वो क्या होने चाहिए, वो किस तरह के होने चाहिए, जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा, नहीं तो नेट स्पिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, नेट स्पिन 0 हो जाएगी। तो उनकी वैल्यू या तो क्या हो, दोनों, या तो वो अपने आप में ही खुद ऑड नंबर हो, या फिर
ओवरऑल स्पिन जो है वो उस केस में इन दोनों का मिला करके जोड़ करके वो नंबर ऑड आए, या प्रोटॉन्स ऑड हो और न्यूट्रॉन्स भी ऑड हो, उस केस में भी हमारी स्पिन आती है, लेकिन उसकी वैल्यू इंटेग्रल होती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। हाफ इंटीजर स्पिन की हम बात करें तो वो तभी पॉसिबल है जब हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन दोनों का जो जोड़ है वो हमारा क्या आए, ऑड आए, जो कि हमारे पीएमआर में होता है 1H NMR, तभी हम उसको कहते हैं 13 CNMR। 13 CNMR जब कार्बन कार्बन 12 भी होता है उसमें तो नेट स्पिन 0 हो जाएगा, 13C में ऑड वैल्यू आएगी। अब मैग्नेटोजाइरिक रेशियो यानी कि डेल्टा E, जो एनर्जी डिफरेंस आया दोनों स्पिन स्टेट्स के बीच में, वो क्या होता है H इंटू गामा अपॉन 2 पाई इंटू, लेकिन हमारी जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है वो भी क्या होती है, H डेल्टा इज इक्वल टू H इंटू न्यू। तो H इंटू न्यू बराबर H इंटू गामा अपॉन 2 पाई इंटू B0, H और H कैंसिल, तो अपने आप ही जो हमारी फ्रीक्वेंसी है रिक्वायर्ड वो फ्लिपिंग के लिए या लोअर स्टेट से हायर स्टेट ट्रांजिशन के लिए वो कितनी होगी, गामा अपॉन 2 पाई इंटू B0, यानी कि निर्भर करती है किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और क्योंकि ये वैल्यू जो है अगर हम इसको एक वैल्यू कुछ भी सेट करें, कितना भी टेस्ला सेट करें, तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें न्यू की वैल्यू क्या चाहिए। न्यू की वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि ये और ये कांस्टेंट है, ये हमने एक कांस्टेंट सेट कर लिया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उससे हमें पता लग सकता है कि इस फील्ड के लिए कितनी हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए, या वाइसी वर्सा फ्रीक्वेंसी अगर सेट कर ली है तो हमें पता लग सकता है उसके लिए हमें कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिससे कि डेल्टा ई जो है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो पूरा हो जाए और रेजोनेंस की सी स्थिति आ जाए। इसीलिए इसका नाम है, क्योंकि न्यूक्लियस में ये स्थिति आती है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन में ये स्थिति आती है जिसमें ऑड नंबर स्पिन होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस। नाउ कमिंग टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब हमने देखा क्या होता है एनएमआर, किसका इंटरेक्शन होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है स्पिनिंग पार्टिकल में, जो स्पिनिंग पार्टिकल है चार्ज पार्टिकल, वो एक मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एटॉमिक न्यूक्लियस का जो हमारा है मैग्नेटिक मोमेंट, ये म्यू, और उसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये तो इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है और इस पे अप्लाइड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखें इनका रिलेशन क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, द टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियो वेव इंजीनियरिंग, क्योंकि ये उसी रेंज में आती है, आईआर से कम एनर्जी चाहिए होती है इसमें, ये स्पिन फ्लिप्स के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट जो है हर न्यूक्लियस का, कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोसेस कर रहा है, लट्टू की तरह घूम रहा है, कैसे प्रोसेस कर रहा है, अब एक्सटर्नल इसमें B0 जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है, सोचिए लट्टू जो घूमता है उसका अपना एक स्पिनिंग होती है, और साथ में कैसे घूम रहा है, क्योंकि उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसी किस्म की कुछ स्थिति है लट्टू की जैसी इसमें। तो वो घूम रहा है नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस तरह प्रोसेस प्रोसेस कर रहा है। जैसे लट्टू जब आप घुमाते हैं वो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, लार्मर फ्रीक्वेंसी। और ये लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है किस तरह एंगल बन रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ओमेगा, ये किसके बराबर होती है, हमारी लार्मर फ्रीक्वेंसी बराबर होती है गामा इंटू B0। गामा क्या है हमारी, गामा हमारी क्या है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो। तो आप देख रहे हैं कि ये कैसे प्रोसेस करेगा, किस तरह घूमेगा, कितना घूमेगा है, वो निर्भर करता है किसके, ये न्यूक्लियस के अपने इंट्रिंसिक अंदर का जो इसका गुण है उसके ऊपर, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। हर एक न्यूक्लियस के लिए जो फर्क होता है, प्रोटॉन के लिए अलग है, 13C के लिए अलग है, यानी कि उसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और B0 हमारी क्या है, एक्सटर्नल जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उस पर निर्भर करता है। अब इन दोनों पे निर्भर करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि तभी हमारा रेजोनेंस की सी हमारी स्थिति आएगी, रेजोनेंस की स्थिति आएगी,
तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी प्रोपोर्शनल होती है, जो एनर्जी डिफरेंस है। तभी तो वो लट्टू की तरह नीचे से ऊपर, जैसे लट्टू जाता है उसी तरह जाएगा, स्पिन नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ स्पिन फ्लिप हो जाएगा। और जब वो लौटेगा वापस अपने ग्राउंड स्टेट में, ये जो डिफरेंस है यही हम रिकॉर्ड करते हैं। अब उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है जो आप जानते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं हर स्पिन स्टेट में, कैसे, कुछ होंगे नीचे कुछ होंगे ऊपर, यानी कि कुछ लोअर एनर्जी स्टेट में कुछ हायर। रूम टेम्परेचर में क्या होगा, नंबर ऑफ स्पिन जो लोअर एनर्जी लेवल में है वो कुछ ज्यादा होते हैं अपर एनर्जी लेवल से। ये नीचे का एनर्जी लेवल है या ऊपर का एनर्जी लेवल है। जब ज्यादा होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, तभी तो वो नीचे से ऊपर उनका ट्रांजिशन होगा। अगर वो बराबर होंगे तो ट्रांजिशन रुक जाएगा। अब बराबर कब होंगे, जब इनकी स्पिनिंग नीचे से ऊपर होगी। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये ऊपर नीचे दोनों स्पिन में, दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है हर स्पिन स्टेट में, लोअर स्पिन स्टेट में भी हायर में भी बराबर होंगे। इसीलिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ही डिसाइड करेगा कि हमारा किस किस्म का सिग्नल आता है, किस किस्म का हम सिग्नल उसमें ऑब्जर्व करते हैं। क्यों, अब देखिए इसमें सब कुछ हम फैक्ट्स देख लें फटाफट कि 1H न्यूक्लियाई जो है ये रेजोनेंस की स्थिति में कब आते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ जब कितना होगा 4.7 टेस्ला। और फ्रीक्वेंसी इसके लिए, क्योंकि मालूम है हमें, अगर इतनी टेस्ला, हमारी जो है फील्ड स्ट्रेंथ B0 है, तो बाकी टर्म्स तो कांस्टेंट हैं। बाकी टर्म्स हमारी कौन सी कांस्टेंट है, हमने देखा ना, ये टर्म्स जो हैं ये हमारी कांस्टेंट हैं। ये फील्ड स्ट्रेंथ रखी है हमने 4.7 टेस्ला, ये कांस्टेंट है। ये न्यूक्लियस का अपना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी, जो फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमें होगी वो कितनी है, 200 मेगाहर्ट्ज। जबकि 13C जिसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो है जो बहुत कम होता है, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी, उसमें जो रेजोनेंस की स्थिति आती है वो 50 मेगाहर्ट्ज पे ही आ जाती है। इसमें तो आती है 200 मेगाहर्ट्ज में और इसमें आती है 50 मेगाहर्ट्ज में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन एनएमआर जो हम देख रहे हैं यहाँ, इसमें हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी रेंज में। कार्बन का जायरोमैग्नेटिक रेशियो है जो, वो कितना होता है, अबाउट 1/4, एक चौथाई होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। और आप देख रहे हैं क्योंकि जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो डेल्टा ई, उस पर तो निर्भर करता है। तो इसमें जो हमारा रेजोनेंस की स्थिति है वो जल्दी आ जाएगी, कम फ्रीक्वेंसी पे ही हमारी रेजोनेंस की स्थिति आ जाएगी, कम फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी। यानी कि जो कम, हमने यहाँ 200 मेगाहर्ट्ज अप्लाई करा, तब जाके कितने फील्ड स्ट्रेंथ में, 4.7 टेस्ला। अब इसके लिए जो है हमें अलग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई करना पड़ेगा, विच विल, क्योंकि इसका जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो कितना है, हमारे हाइड्रोजन का, कहना चाहिए प्रोटॉन का एक चौथाई है। 13C NMR is therefore performed at lower frequency as compared to 1H NMR. This is the reason. हाँ, अब इसमें दो टर्म्स आपने सुने होंगे, कंटिन्यूस वेव और पल्स स्पेक्ट्रोमीटर। सैंपल जब हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और उसको इरेडिएट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड हमने कांस्टेंट रखी, अक्सर ऐसा ही किया जाता है, ये ज़्यादा सुविधाजनक है, ये इसमें हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस केस में जो हमारी वैल्यूज जो आती हैं, उस जब हम फ्रीक्वेंसी रेंज पूरी अप्लाई कर रहे हैं एक सिरे से दूसरे, धीरे धीरे, बाय स्लोली स्वीपिंग द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेव। जैसे कि हम सीढ़ी में चढ़ के जाते हैं, ऊपर की मंजिल में पहुंचना है तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे तो हम ऊपर की मंजिल पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कैसे जाएं, उसकी जगह अगर हम तुरंत क्या ले लें, आजकल तो आराम से ऊपर की मंजिल में पहुंचा जाता है ना, वो अगर हम इकट्ठे ही हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें, जिसमें कि सारी न्यूक्लियाई जो है इकट्ठे ही एक्साइट हो जाएं, इस केस में तो धीरे धीरे स्वीप करेंगे, एक एक न्यूक्लियाई जो है, हर एक न्यूक्लियाई अपने हिसाब से जो उसका डेल्टा ई का डिफरेंस है उस हिसाब से उसको एब्जॉर्ब करेगा, और इसी तरह उसमें डेल्टा ई के ट्रांजिशन होंगे। लेकिन यहाँ इकट्ठे एक हाई पावर की रेडियो फ्रीक्वेंसी डाली गई, इसको कहते हैं हम पल्स स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे कि एस्केलेटर्स हैं, उसमें आप फटाफट पहुंच गए हैं,
एक एक सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ती है, सीधे नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह की कुछ स्थिति है। सारे न्यूक्लियाई इकट्ठे, जितने लोग उसमें होते हैं वो इकट्ठे ऊपर पहुंच जाते हैं, एक एक करके ऊपर नहीं चढ़ना पड़ता है। तो पल्स स्पेक्ट्रोमीटर, इसमें सारे जो न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी सबकी कवर हो जाती है इकट्ठे ही एक ही हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी में। ये डिफरेंस है कंटिन्यूस वेव और पल्स स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन अब हम क्या करते हैं इसमें, कैसे हम हमारे सिग्नल जो है हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे कि देखिए, जब वो एक्साइट हो जाएंगे, हायर लेवल में पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से वो वापस कहाँ लौटेंगे, लोअर एनर्जी लेवल में, और इस दौरान वो एनर्जी एमिट करेंगे जितनी उन्होंने एब्जॉर्ब करी हो, जिसको हम सिग्नल के फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं फ्री इंडक्शन डीके। फ्री इंडक्शन डीके, एफआईडी। अब एफआईडी जो है वो फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिससे उसे क्या है, एफआईडी जो है ना हमारा टाइम डोमेन सिग्नल है, टाइम डोमेन, क्योंकि विद इन अ सर्टन टाइम फ्री इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब कन्वर्ट किया जाता है तभी हमें, क्योंकि हमें तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है हमारा एनएमआर, तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इससे जो है एक मैथमेटिकल एनालॉग से इसको कन्वर्ट किया जाता है, और प्री इंडक्शन डिके को, जो एनर्जी हमारी एमिट हुई है जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में हमारा न्यूक्लियाई आया है, तो टाइम डोमेन स्पेक्ट्रम, दीज टाइम डोमेन सिग्नल्स, क्योंकि इनको रीड करना ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं और हमें मिल जाता है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रम। अब हमारे कंटिन्यूस वेव और पल्स, जिसमें पल्स हम कह रहे हैं जिसमें इकट्ठे ही सारे जितने न्यूक्लियाई हमारे जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी इकट्ठे ही उतनी फ्रीक्वेंसी दी जाती है, rather than gradually sweeping the nuclei. So what is the disadvantage of CW instruments? क्या डिसएडवांटेज है? ये है कि एक तो इसमें बहुत समय लगता है, नेचुरली बहुत समय, एक एक सीढ़ी हम चढ़ के ऊपर की मंजिल में जाएंगे, हमें ही लगता है ना बहुत समय। वो ही स्थिति समझ लीजिए न्यूक्लियाई के लिए भी, हर एक न्यूक्लियाई जिसका डेल्टा ई, क्योंकि वो अलग अलग माहौल में है, प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन माहौल इसका अलग है, अभी हम जाएंगे उस पर। तो इस हिसाब से डेल्टा ई की वैल्यू फर्क होती है फॉर अ गिवन मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसकी सेंसिटिविटी भी इसीलिए क्या होती है, बहुत लो होती है। और न्यूक्लियाई जैसे कि 13C के न्यूक्लियाई हैं, ये तो 6000 गुना लेस सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्निक विच इज नोन एज FT-NMR, pulsed NMR technique. Now, फ्री इंडक्शन डिके, जब जिसकी हमने बात करी, जिससे फ्री इंडक्शन डिके, जो ये हमारी पल्सेस जो हमारी टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन इसको किस में कन्वर्ट करा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एब्जॉर्प्शन। तो टाइम डोमेन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ये रीडेबल हमारा स्पेक्ट्रम होता है। ये जो है कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारा फ्री इंडक्शन डिके मीन्स कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद एमिट हो रही है। ये वाले सिग्नल्स जो हैं ये इकट्ठे आएंगे, एक के ऊपर एक मर्ज होके, फिर ये कन्वर्ट करे जाएंगे किसमें, by a mathematical formula into, the software converts it into a frequency domain readable NMR spectrum. लेकिन ये कब संभव है, ये तब संभव है जब हमारी रिलैक्सेशन प्रोसेस हो। क्यों, हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया है स्पिन। अब सबके सब वहां पहुंच जाएंगे तो उसके बाद तो क्या होगा, सब वहां पहुंच गए तो हमारा सिग्नल कितना वीक आएगा, इकट्ठे सब ऊपर पहुंच गए हैं। अब बात यह है, जब वो ऊपर से नीचे आए तभी तो दोबारा ऊपर चढ़ेंगे। सो इसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन प्रोसेस। रिलैक्सेशन प्रोसेस, आप सीढ़ी के ऊपर चढ़े, एस्केलेटर से चढ़े, चलिए तुरंत पहुंच गए, पर आपसे फिर कहा गया दोबारा सीढ़ी चढ़ो। अब जब आप नीचे उतरेंगे तभी तो वापस ऊपर जाएंगे। जितनी बार ये ऊपर नीचे प्रक्रिया होगी उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा। यानी कि ये कब पॉसिबल होगी, जब रिलैक्स होके नीचे उतरेंगे तभी वापस फिर ऊपर जाएंगे, एनर्जी डिफरेंस जो है उसको पूरा करके ऊपर के एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे।
Relaxation processes. A spin in a magnetic field simply undergoes what? Larmor procession. Larmर वो घूमता है अब मैग्नेटिक फील्ड में है, एक्सटर्नल अपनी खुद की स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और स्पिन कर रहा है। क्यों जनरेट कर रहा है अपनी मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। अब इसमें से कुछ पॉपुलेशन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में अब्सॉर्ब करते हैं एनर्जी, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। आप स्पिन सैचुरेशन सबके सब नीचे से ऊपर पहुंच गए तो स्पिन सैचुरेशन हो जाएगा, नीचे कुछ रह ही नहीं जाएगा ऊपर जाने के लिए। और जब तक नीचे से न्यूक्लियाई ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाके लौटेगा नहीं, तो हम सिग्नल कैसे ऑब्जर्व करेंगे? हम तो सिग्नल ही ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, हमें सिग्नल नहीं दिखेंगे। तो रिलैक्सेशन प्रोसेसेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं स्पिन सिस्टम सैचुरेशन जो है उसको अवॉइड करने के लिए, जिससे स्पिन सिस्टम सैचुरेट ना हो। जैसे हमारी जिंदगी में रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी गेट सैचुरेटेड। ओके, सिमिलरली स्पिन सैचुरेशन रिलैक्सेशन प्रोसेस। रिलैक्सेशन जो है वो किस तरह से होता है? ये हमारे दो तरीके हैं इसमें जिससे रिलैक्सेशन हम एब्जॉर्ब करेंगे। उससे पहले हम जरा कार्टेशियन देख लें इनके, बहुत सरल है ये, एक्स वाई जेड थोड़ा जानना इनका जरूरी है, वेक्टर क्वांटिटीज। क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस जो है प्रोसेस कर रही है, जब घूम रही है तो किसके अबाउट द जेड एक्सिस लाइक अ स्पिनिंग टॉप। ठीक है, ये है इसकी एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। तो वो स्पिन कर रहा है हमारा अबाउट द जेड एक्सिस, जैसे कि हमारा लट्टू घूमता है। तो इसके हमारे तीन ये वेक्टर हो गए, एक्स वाई जेड। इन एक्स वाई जेड से रिलेट करके हम अपने स्पिनिंग की जो रिलैक्सेशन है उसके विषय में बताएंगे। तो दो स्पिन रिलैक्सेशन होते हैं। एक प्रोसेस तो होती है हमारी स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेसेस, और दूसरी होती है स्पिन लैटिस। हम आते हैं पहले स्पिन रिलैक्सेशन, जिसको कि ट्रांसफर्स या T2 रिलैक्सेशन भी कहते हैं। ये कब होता है? जबकि न्यूक्लियस जो माइनस हाई स्टेट हाफ वाले स्टेट में हो, वो अपना ट्रांसफर कर देता है स्पिन, क्योंकि बगल के न्यूक्लियस को, तो हमारे प्रोटॉन्स हैं पास पास हैं, तो एक माइनस है, अब वो दूसरे को स्पिन, जो दूसरा हमारा है, क्योंकि जो स्पिन डिफरेंस है, अब उसको वो ट्रांसफर कर देगा जो कि प्लस हाफ स्टेट में है, या प्लस हाफ वाला अपनी स्पिन ट्रांसफर कर देगा माइनस हाफ में जो है उस न्यूक्लियाई को। और इसको हम ट्रांसफर्स कंपोनेंट बोलते हैं। ट्रांसफर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स वाई, देखिए आप देख रहे हैं, ये है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके पैरेलल ये है Z, और ये है X और ये है Y। ये X Y इससे जो है क्या है? परपेंडिकुलर। ये X Y, ये दोनों कार्टेशियन जो हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज, ये किसके परपेंडिकुलर हैं? जो हमारे यहाँ अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये नेट हमारा मैग्नेटिक जो मोमेंट आ रहा है वो है ऑफ द स्पिनिंग न्यूक्लियस m0। तो एक्स वाई इसके परपेंडिकुलर, इसलिए इस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं T2 या ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन। ये क्वांटिफाई करता है रेट ऑफ डिके ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद इन द एक्स वाई प्लेन। हमारा जो डिके हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, वो किस प्लेन में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में, इसलिए इसको ट्रांसवर्स जो है ये रिलैक्सेशन कहते हैं। ठीक है, T2 spin relaxation time, ये applies to exchange of magnetization in direction, जैसा मैंने पहले बताया, perpendicular to that of the applied magnetic field। applied magnetic field उसके ये perpendicular है। transverse relaxation, spin relaxation या T2 relaxation, ये है spin relaxation। spin ये external है हमारी magnetic field, ये mz और ये y और ये x। तो इसको हम बोलेंगे, जब इस किस्म से देख रहे हैं आप, इस तरह घूम रहा है, इस तरह प्रोसेस कर रहा है, जब ये रिलैक्सेशन हो कहाँ? इस प्लेन में, ये वाले प्लेन में, जो कि किसके परपेंडिकुलर है? B0 के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। दूसरे किस्म का रिलैक्सेशन जिससे वो ग्राउंड स्टेट में आता है वो है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन। स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन को T1 भी कहते हैं। रेट ये है ट्रांसफर एनर्जी जो होती है इसमें न्यूक्लियर स्पिन से कहाँ होती है? टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, तभी उसको लैटिस कहते हैं। एक स्पिन से दूसरे स्पिन में नहीं होती है, एक स्पिन से नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्पिन्स एंड मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मेक अप द लैटिस।
ये रिलैक्सेशन जो होगा ये कहाँ होगा, z डायरेक्शन में। अब z डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होता है हमारा, z डायरेक्शन सॉरी पैरेलल होता है टू b0, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। t1 को लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन रिलेट्स टू द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर magnetization in a direction parallel to that of the applied magnetic field। और इससे क्या हो जाता है, रिस्टोर हमारा बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम। बोल्ट्जमैन इक्विलिब्रियम को रिस्टोर, यानी कि हमेशा क्या होते हैं इसमें, जो न्यूक्लियाई लोअर एनर्जी स्टेट में हैं वो कुछ ज्यादा होते हैं बनस्पत उसके जो लोअर, जो हायर एनर्जी स्टेट में हो। जब लोअर में कुछ एक प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियाई, तभी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके डेल्टा ई जो एनर्जी डिफरेंस है उसको क्रॉस करके जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है हायर मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है बोल्ट्जमैन हमारा जो है स्पिन, बोल्ट्जमैन जो है इक्विलिब्रियम spin lattice relaxation T1 determines what recycle डिले, हमको कितनी डिले करनी है जो पल्सेस हैं उसके बीच में, क्योंकि हम उसको लगातार पल्स फ्रीक्वेंसी की पल्स दे रहे हैं। तो अब जब नीचे आएगा हमारा जो ऊपर पहुंचा हुआ स्पिन है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तभी तो वो वापस हम उसको पल्स दे करके वो एनर्जी डिफरेंस, वो फ्रीक्वेंसी दे करके, वो एनर्जी डिफरेंस दे करके, एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, वो जो डिफरेंस है हमारा और जो न्यू है हमारा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, जो एनर्जी डिफरेंस जो है हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हमारे किसके बराबर है, हमने देखा था वो बराबर है हमारे कौन सी वैल्यू के, वो बराबर है हमारी जायरोमैग्नेटिक रेशियो अपॉन 2 पाई इंटू b0। रिमेंबर ये हमारा फंडामेंटल एनएमआर इक्वेशन है। और इसी वजह से क्योंकि जायरोमैग्नेटिक रेशियो कार्बन का और प्रोटॉन का बहुत फर्क होता है, कार्बन का लगभग 1/4 होता है, तो इसीलिए उसमें कम फ्रीक्वेंसी में ही रेजोनेंस की स्थिति आ जाती है। क्यों कम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। Therefore, delta E, which is equal to H into nu, is also equal to, we know, H into gyromagnetic ratio upon 2 pi into B0. So H into nu is equal to H into gyromagnetic ratio upon 2 pi into B0. H and H cancel, and here we have pi upon 2 pi B0. These values being constant, we can calculate therefore the value of the frequency required at a certain external magnetic field। और वो फ्रीक्वेंसी निर्भर करती है हम कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में दें या हम पल्स टेक्निक से दें, यानी कि a burst of all the frequencies together rather than gradually giving the frequency required। स्लोली स्वीप होता है इसमें CW में, और इसमें जो है हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करी जाती है। तो इस तरह से हमारी रिलैक्सेशन जो है प्रोसेसेस, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, जब एक स्पिन से दूसरे स्पिन में ट्रांसफर होते हैं ये कि ये जो एनर्जी वो अपनी ट्रांसफर करता है, एक न्यूक्लियस अपने एक स्पिन स्टेट वाला दूसरे स्पिन को जो पास में ही हो, और वाइसी वर्सा, प्लस हाफ माइनस हाफ को, माइनस हाफ प्लस हाफ को, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन जो है हमारा, ये एक्स वाई प्लेन ये B0 के क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये वाले को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जो कि हमारा होता है स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में। क्योंकि स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन यानी कि T1 which leads to Boltzmann equilibrium and is very important, और डिसाइड करता है कि हम कब हमारा जो है डिले कितना दें बिटवीन द पल्सेस। सो थैंक यू। दिस वाज अ क्विक रिविजन ऑफ NMR as of now, because we on our fingertips. So for that, when we can quickly revise the Nobel Prizes, the background knowledge before the advent of the NMR truly by Bloch and Purcell.
later on leading to a number of applications for the society, whether it be foodomics, agriculture, medicines, or the different sciences, biology, physics, chemistry, biochemistry, etc. We know all the spinning subatomic particles, they all keep spinning. These subatomic particles अपनी एक्सिस में घूमते रहते हैं, और न्यूक्लियस की जो है, एटम के न्यूक्लियस की नेट स्पिन क्या होती है? जीरो। जीरो होगी, क्योंकि वो स्पिन्स जो हैं एक दूसरे के अगेंस्ट पेयर्ड होती हैं, तो वो कैंसिल कर देंगी एक दूसरे के इफेक्ट को। तो क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये बराबर हैं, तो स्पिन ही नहीं होगी। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब बराबर हैं। लेकिन क्या हमारे हाइड्रोजन के केस में ऐसा होता है? 1 NMR तभी तो कहते हैं। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। ठीक, तो इसलिए इसकी स्पिन क्या होगी? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ऑड, एक ही है नंबर, तो इसकी स्पिन है हाफ। सिमिलरली फॉर 13C, उसकी भी स्पिन यही होती है। और जिनमें इंटीग्रल स्पिन होती है उसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ऑड होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों ही ऑड हों, तब उनकी इंटीग्रल स्पिन आती है। हम अब बात करें कि ओवरऑल स्पिन जो होगी वो क्या होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे पता लगता है कि पॉसिबल ओरिएंटेशन किसी भी न्यूक्लियर के, उसके स्पिन्स के कितने होंगे, कितने स्टेट? 2I, ये स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे जो कि हाफ है हमारा, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो 2 हाफ प्लस हाफ, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? 2, 1 + 1 2। हाँ, ठीक है, तो इसलिए इसके दो होते हैं स्पिन स्टेट। लेकिन ये कब होते हैं? ये स्पिन स्टेट दो नहीं होते हैं, सारे डिजेनरेट रहते हैं शुरू में। कैसे डिजेनरेट होते हैं? सबकी इक्वल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यानी कि जीमन इफेक्ट, जीमन स्प्लिटिंग, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब ये अलाइन हो जाते हैं, कुछ एक नीचे की तरफ और कुछ एक ऊपर की तरफ, यानी कुछ एक लोअर एनर्जी लेवल, कुछ एक हायर एनर्जी लेवल की तरफ अलाइन हो जाते हैं। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वही होता है डेल्टा ई। डेल्टा ई जो कि बराबर होता है H इंटू जायरोमैग्नेटिक रेशियो गामा अपॉन 2 पाई इंटू B0 विच इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो हम देख रहे हैं डेल्टा ई किसके प्रोपोर्शनल है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये इन टर्न किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है हमारे किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो ये और ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं? क्योंकि डेल्टा ई की वैल्यू हमें मालूम है, H इंटू न्यू होती है, ये हमारा कांस्टेंट है। और डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो हमारी H इंटू गामा अपॉन 2 पाई इंटू B0 ये भी होती है। इन दोनों को इक्वेट करते हुए हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई? H and H कैंसिल, जायरोमैग्नेटिक रेशियो अपॉन 2 पाई इंटू B0। So now we know how our magnetic gyric ratio या gyromagnetic ratio, it sets the pace for what type of frequency, what type of external magnetic field we are using. Higher the external magnetic field, we will see higher will be the difference of delta E और दी एनर्जी डिफरेंस। वेरएस कार्बन जिसका जायरोमैग्नेटिक रेशियो 1/4 होता है, तो इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं कितने? बहुत कम फ्रीक्वेंसी में। आप देख रहे हैं 1/4 फ्रीक्वेंसी है, ये है 200, ये है 50। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो कि अपने जो न्यूक्लियस की अपनी इंट्रिंसिक अंदर का अपना गुण होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होता है, उस पर निर्भर करता है हम किस तरह से अपना जो है रिकॉर्ड करें NMR। तो NMR 13C है, तो अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होगी उसके लिए। और ये हम वी आर लकी दैट वे। Why? Because carbon and hydrogen, they make up so much of the matter and so much of the biological matter within a living system। तो क्योंकि ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में आते हैं, तो ये ओवरलैप नहीं करते हैं, तो एक से हमें कार्बन की जानकारी हो जाती है, दूसरे से हमें हाइड्रोजन की जानकारी हो जाती है, और इससे हमें कनेक्टिविटी, कार्बन हाइड्रोजन कनेक्टिविटी, कार्बन की दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टिविटी, ये जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण है कोई भी स्केलेटन जो है उसको जानने के लिए। एंड दिस इज द वे how the free induction decay is converted the time domain spectrum into the frequency domain spectrum। and this is not possible, ये संभव नहीं होता
अगर रिलैक्सेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं होती, जो कि दो किस्म की होती हैं, कैसे, वेक्टर क्वांटिटीज के हिसाब से, क्योंकि अलोंग दीज वेक्टर्स if we take this magnetic axis, क्योंकि इन्हीं वेक्टर्स पे प्रोसेस करती है अबाउट द जेड एक्सिस, जैसे कि हमारा एक स्पिनिंग टॉप या लट्टू प्रोसेस करता है, तो उससे T2 रिलैक्सेशन, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी ट्रांसवर्स होती है, ट्रांसवर्स transverse. Why? Because it is perpendicular to the external magnetic field, or spin lattice relaxation, which is also known as the longitudinal, because वो parallel होती है. Spin lattice relaxation parallel to what? Parallel to the external magnetic field. So thank you.